हेलो। वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो आज हम नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक। देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल एंड डेवलपमेंट, मतलब कैसे इसका विकास हुआ है। ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और मतलब इंडिया में कौन सी ऐसी सेक्टर है जो ऑटोमोबाइल बना रही है। ठीक है। उनका लोकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, कितने तरीके से ऑटोमोबाइल होते हैं। ठीक है। लेआउट ऑफ चेसिस। ठीक है। टाइप ऑफ ड्राइव, फ्रंट व्हील, रियल ड्राइव, फोर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब है ना। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है। और गवर्निंग फ्यूल कार्बोरेटर, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीएम। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओवरहेड कैम। ठीक है। सिंगल ओवरहेड कैम क्या क्या चीज़ होती है, ट्विन, हाँ, ये। ठीक है। तो खैर ये तो पहले चैप्टर का सिलेबस था। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसलिए इंटरेस्टिंग है कि हर कोई बाइक चलाना जानता है, हर कोई फोर व्हीलर चलाने को कोशिश कर रहा है या सीखने की अ, चाहत है कि हाँ चलाया जाए। तो खैर ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और जानना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें टर्म है ऑटो और प्लस मोबाइल। ठीक है। ऑटो का मतलब ये सिंपल सी बात है, स्वतः। ठीक है। मोबाइल का मतलब चल, इतना याद करिए बस, केवल चल। ठीक है। ऐसी चीज जो स्वतः चले, ठीक है, उसको ऑटोमोबाइल, सिंपल सा टर्म है। खैर डिफिनेशन में लिखा है ऑटोमोबाइल पहियों से युक्त एक ऐसा वाहन होता है जो अपनी स्वयं की प्रेरक शक्ति रखता है। ठीक है। समझे। विश्व का पहला ऑटोमोबाइल जर्मनी में कार्ल बेंज द्वारा 1885 ईस्वी में बनाया गया था। हम डिफिनेशन में आते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब ऐसी डिवाइसेस हैं जो जिनके अंदर खुद न खुद एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो एनर्जी डायरेक्ट पहियों को जा रही है और मूव कर रहा है। हमारे यहाँ अगर की बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि जर्मनी में सबसे पहले स्टार्ट किया। अगर बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट ले, घोड़ा गाड़ी का कॉन्सेप्ट ले, तो घोड़ा या बैल एनर्जी का सोर्स था, और बाकी चीज कार्ट थी। कार्ट, समझ में, मतलब ठेला एक तरीके से मान ले। तो इन दोनों का समावेशन कर दिया जाए तब जाकर के एक तरीके से वो ऑटोमोबाइल की तरह, लेकिन है क्या, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये डिवाइस ऐसी है जिसमें स्वयं की प्रेरक शक्ति होती है। ठीक है, बस इतना। और सबसे पहले 1885 में कार्ल बेंज ने जर्मनी में बनाया था। अभी आगे आएगा कि वो जर्मनी में ही खोज हुआ, और भी देश तो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पता है कि हिटलर जो है किस देश का शासक था, जर्मनी का था। ठीक है। वो फोर्स करता था, चीजों को आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिकों को फोर्स करता था, और नई नई तकनीकी वो अपनाता था। तो इसलिए, और जर्मनी पहले से ही विकसित रहा है। जबकि 1800, देखिए 1885 में कार्ल बेंज ने बनाया पहला ऑटोमोबाइल, जबकि 1893 ईस्वी में चार पहिया वाहन की खोज आगे बढ़ी, तथा डैमलर और मेबिच ने 1890 से 1895 तक 30 गाड़ियों का निर्माण किया। उन्होंने तो एक बनाया, इन्होंने एक तरीके से। अब देखो, जब इन्होंने बनाया, कार्ल बेंज ने बनाया, ये क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब जब ये इन्होंने डैमलर और मेबिच ने बनाया, तो एक तरीके से 30 बनाया ना, 30 गाड़ी का, तो ये क्या हो गया,
प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये इतिहास है। फ्रांस में ऑटोमोबाइल का उत्पादन किसके द्वारा? अब देखिए, फ्रांस में, जर्मनी और फ्रांस लगभग सटे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रांस में ऑटोमोबाइल का इमाइल, लेवसर और आर्मेडेन पेजेट, ठीक है, ने प्रारंभ किया, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कॉमर्शियल पर्पज से मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार 1877 ईस्वी में जॉर्ज वेल्डविन सेल्डन ने पहली बार अमेरिका में पेट्रोल इंजन से चलने वाली कार को डिजाइन किया। देखिए, समझ में आया? ये किससे चलती थी? कोयले से भी चल सकती थी, किससे? डीजल से भी चल सकती थी, लकड़ी जला के भी चल सकती थी। खैर, वो अभी आगे आएगा, इसके बारे में सोचिए। तो इन्होंने मतलब हर देश की बात की तो अमेरिका के पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब पेट्रोल के मामले में पेट्रोल से चलने वाले ऑटोमोबाइल किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। ठीक है, बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल उत्पादन कार 1902 ईस्वी में रैनसन एली ओल्डस ने स्टार्ट किया। बड़े पैमाने पे मतलब ये क्या था कि अपने देश तक ही सीमित था, लेकिन अब दूसरे देश को भेजने के काम इसने किया। तथा 1920 ईस्वी तक ऑटोमोबाइल का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। 1920। ठीक, चलिए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इस विकास को निम्न प्रवाह संचित्र द्वारा समझा जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा समझा? मतलब ये फ्लो डायग्राम है, ये आगे आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे बात करें, 1869 ईस्वी में जोसेफ कार्नाट, ठीक है, द्वारा पहली भाप से चलने वाली कार बनाई गई। हमने बताया ना, भाप भाप कैसे बनता था? ठीक है, भाप कैसे बनता था? कोयला जला करके, ठीक है, कोई भी फ्यूल, कोई फॉसिल फ्यूल लेकर के जला करके। ठीक है, फिर 1885 ईस्वी में कार्ल बेंज द्वारा, जो कि इसके पहले हम बता चुके हैं। फिर 1893 में पॉटेल डेनियर, जो कि ये बता चुके। तो ये पूरा का पूरा हम बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड का भी नाम नहीं आया था, द्वारा विश्व में सबसे बड़ी कार निर्माण 1927, 1920 तक हम पढ़ चुके थे, 1920 तक पढ़ चुके थे, किया गया, जो लगभग 15 मिलियन मॉडल का प्रयोग किया गया। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक तो यहां तक तो हो गया। अब क्या हो रहा? वातावरण प्रदूषण को देखते हुए, ठीक है, आज के समय में हाइब्रिड गाड़ियों की जरूरत दिखाई पड़ रही है। भाई, फॉसिल फ्यूल जल रहा है तो पोल्यूशन होगा ही। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसी गाड़ी, ऑटोमोबाइल बनाते हैं जिसमें जो भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसका वेस्टेज, प्रदूषण फैलाने में ना हो, यानी इन्वायरमेंट को बचाए। 1930 के आसपास कार के इंजन मुख्य अंगों का बड़ा आरामदायक भी बनाए जाने लगा। गाड़ी इसके पहले चलती थी मात्र केवल ट्रेवलिंग पर्पज, अब आरामदायक चाहिए। आरामदायक में क्या है? ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या क्या चाहिए भाई? ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री चाहिए। ठीक है, एयर ह्यूमिडिटी कितना है? 60 से 70% चाहिए ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल चाहिए। तो अगर इतना हम कर देंगे तो इसको एयर कंडीशनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एयर कंडीशनिंग बोलेंगे। यानी कि ऑटोमोबाइल में जो भी कंडीशनिंग सिस्टम हो रही एयर की, ठीक है, वो अपने अपने ह्यूमन के अनुसार हो रही, तो एयर कंडीशनिंग है। ठीक है, विश्व युद्ध सेकेंड। अब विश्व युद्ध सेकेंड कब हुआ? ठीक है, 1939 टू 1934, 5 है ना, यही शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप तथा अमेरिका में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कड़ा मुकाबला था। ठीक है, यूरोपीय तरीके से बनी गाड़ियां छोटी तथा कॉम्पैक्ट होती थी, जबकि अमेरिका के लोग लंबी और बड़ी गाड़ी पसंद करते थे। ठीक है,
अब 1960 तक अमेरिका में भी छोटी गाड़ी बनने लगी, परंतु उनमें इंजन की ताकत अधिक होती गई। अब 1980 तक अमेरिका तथा जापान के बीच मुकाबला होने लगा और नए मॉडल का बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस प्रकार 21वीं सदी तक गाड़ियों कंप्यूटर और कंप्यूटर के ज्ञान मतलब कंप्यूटर के द्वारा, हाँ, और कंप्यूटर चिप पर आधारित, जीपीएस पे आधारित, पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, हाँ, का प्रयोग होने लगा। समझ में? ठीक है, तो यहां तक ये इन्होंने एक हिस्ट्री बताई। अब हिस्ट्री के बाद बात करते हैं भारत अनेक प्रकार के ऑटोमोबाइल का निर्माण, उसके लोकेशन कहाँ कहाँ है। अच्छा, अभी आए थे एक जगह मर्सिडीज अलग आए थे, एक बेंज ने अलग आए थे। उन्होंने जो आजकल मर्ज कर दिया तो मर्सिडीज बेंज, आप समझ मर्सिडीज की गाड़ी आ रही, तो खैर उन्हीं लोगों के नाम पे ही रखी हुई गाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए अब भारत में आते हैं। ये तो पूरा इतिहास हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो इसमें बहुत कोई खास नहीं पूछा जाएगा। ऑटोमोबाइल क्या है, डिफिनेशन पूछा जाएगा। ऑटोमोबाइल का परिचय लिखिए तो आप इतना सारा लिख सकते हैं। भारत में क्या है यार, भारत में वाहनों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये आया ऑटोमोबाइल। अब थोड़ी देर, ऑटोमोबाइल के प्रकार दो पहिया, पैसेंजर व्हीकल, व्यवसायिक और थ्री व्हीलर। ठीक है, दो पहिया कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा। अच्छा, ये देखो, दो पहिया, ठीक है, यानी कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन दो पहिए पे हो जा रहा है। पैसेंजर, जिससे पैसेंजर लोग ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल, जो कोई भी सामान ढोने के लिए प्लस पैसेंजर के लिए वो भी है। तीन पहिया में समझ ही रहे हो, ऑटो आ गया आजकल। अब कौन सा आ गया भाई, जो जो फ्यूल लेंगे, ई रिक्शा चल रहा है। ठीक है, तो ये भारत में है। अब जो दो पहिया क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, दो पहिया वाहन भारतीय वाहन, ठीक है, का बहुत बड़ा हिस्सा है अपने यहाँ वाकई में। ठीक है, और किसी देश में चले जाइए तो यहाँ पे क्या है, अब घरों में एक तो टू व्हीलर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कम से कम एक टू व्हीलर, कभी कभी ये होता है दो तीन भी रहता है। ठीक है, तो खैर जितनी जिसकी कैपेसिटी हो उतना वो रख सकता है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखो, जूटर्स ये पहले, स्कूटर्स ये पहले, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोपेड, हाँ, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इत्यादि, ये सब कैसी है, टू व्हीलर है। भारतीय कंपनी हीरो मोटर्स, ठीक है, पर लगभग 46% की हिस्सेदारी है। याद करिए आप लोग, हीरो होंडा पहले एक ही था, अब हीरो अपनी अलग कर ली, होंडा अपनी अलग कर ली। वो होंडा अपनी गाड़ी बना रही है, हीरो अपनी गाड़ी। यानी कि अगर देखा जाए तो हीरो ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी टू व्हीलर। देखिए ये कुछ अपना एक चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है। ठीक है, 360, तो देखा गया हीरो मोटर का सबसे ज्यादा कितना है, कितना है हीरो मोटर का, 36%। तो सिंपल सिंपल एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि किसका शेयर, मतलब अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कंपनी टू व्हीलर बनाती है, तो हीरो। और भी है, सुजुकी है, ठीक है, इन यामाहा है, रॉयल एनफील्ड है जिसका बुलेट आता है, बजाज ऑटो है, टीवीएस हो गया, ठीक है, HMSI, ठीक है। ये HMSI क्या है, ये एक तरीके से हाइब्रिड टाइप की है। ठीक है, अब ये किसका है, फाइनेंशियल 18 का है और ये 19 का है। तो इसका देखो थोड़ा सा घट गया, लेकिन इसका क्या है, इसका भी घट गया, बाकी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, टीवीएस का जितना था 14.8, वहाँ 2 था, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, रॉयल इनफील्ड थोड़ा सा घट गया, बजाज का, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, बजाज का थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस तरीके से ये एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया। पैसेंजर वाहन क्या होते हैं, यात्री वाहनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है,
मतलब दो पहिया भी पैसेंजर को ढोने में काम आता। भाई आजकल ओला है, उबेर है, तो ये अब लोग अपनी क्या नाम गाड़ी लगा देते हैं, तो गाड़ी लगाते तो उससे पैसेंजर भी तो ले जाते हैं, तो टू व्हीलर पैसेंजर भी तो हो सकता है, बिल्कुल तीन पहिया भी हो सकता है, थ्री व्हीलर, ये तीन पहिया इसी को कहते हैं। ऑटो रिक्शा, टेम्पो, चार पहिया, ये सब पैसेंजर ही तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। व्यवसायिक मतलब जो कमर्शियल ट्रेड के समय में करते हैं, ठीक है, जैसे टाटा हो गया, और ये सब गाड़ियों के नाम है, हाँ कंपनियों के नाम है ये सब। देखो ट्रक अगर खरीदोगे, ट्रक कैसा है, कमर्शियल है, ठीक है, बस कैसा है, कमर्शियल है, ठीक है, पर्सनल प्रयोग के लिए तो आदमी इस्तेमाल नहीं करता है। चलिए, तीन पहिया तो बता ही दिए, ठीक है, तीन पहिया यात्री व्यवसायिक दोनों भी हो सकता है, ठीक है, 42% तीन पहिया प्रयोग माल ढुलाई में किया जाता है, ठीक। उपयोग के आधारित वर्ग, ठीक है, जरूरत के आधार पर वाहनों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कृषि के लिए ट्रैक्टर हो गया, है ना, गांव के लिए माल ढुलाई के लिए जुगाड़ का प्रयोग करके सड़क घर बनाने सहित ऑटोमोबाइल जैसे बुलडोजर हो गया, ठीक है, हाँ बैकहोन हो गया, लोडर्स हो गया, आर्मी की जरूरत के अनुसार से जिप्सी विप्सी बनाए जाते हैं ये, ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। भारत में बनाने वाली अलग अलग ऑटोमोबाइल तथा उनकी उत्पादन इकाई कौन कौन सी कंपनी बनाती है। अम्बेसडर लांसर जो है, ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स, ये कहाँ है, चेन्नई और कोलकाता में, ठीक है। पहले आप फिल्म देखें तो जितने भी सरकारी व्यक्ति होते थे ऑफिसर, वो अम्बेसडर से चलते थे, तो ये कंपनी बनाती थी, ठीक है। अशोक लीलैंड जानते हैं, इसका ट्रक ज़्यादातर आता, बस ज़्यादातर आता, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, रुद्रपुर, रुद्रपुर कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। यहीं से देख लीजिए, आप लोग यहाँ सर्च करेंगे, आप इस कंपनी में नौकरी भी कर सकते हैं। ट्रक टाटा सफारी, टाटा इंजीनियरिंग कहाँ है, पुणे और जमशेदपुर है, हाँ पद्मिनी कार सीरा, तो ये सब है। जीप किसकी है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, मुंबई और नासिक में है, ठीक है। तो अब देखो नोएडा उत्तर प्रदेश में को होंडा कार का है, ठीक है, जो जापान का है, ठीक है। वोल्वो, वोल्वो किसका है, बेंगलोर और कर्नाटका का है, तो खैर कर्नाटक बेंगलोर एक ही चीज़ है, उसकी राजधानी है। तो इस तरीके से ये भारत में बनने वाली अलग अलग ऑटोमोबाइल तथा उनके उत्पादन इकाई, ये तो बता ही दिया। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, ये पिछला था, ठीक है, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, ठीक है, खैर आया था ना इसके पहले, दो पहिया, तीन पहिया, हाँ वाणिज्य, यही सब, लेकिन दूसरा ये क्लासिफिकेशन है, तो वो वाला क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, ये वाला भी क्लासिफिकेशन, लेकिन बशर्ते ये किसके आधार पे है, ये सभी के आधार पे है, सभी के आधार पे है। यहाँ पे लिखा है ऑटोमोबाइल को निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, जो जिनका आधार, यहाँ लिख सकते हैं, जिनका आधार इस प्रकार है। अब देखिए ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, ठीक है, तो पहला क्या है, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर ये आपने बांट दिया है, दो पहिया, तीन पहिया, वाणिज्य, ये सब कर दिया। नेक्स्ट क्षमता के आधार पर, मतलब क्षमता का मतलब कितना वजन वो ले सकता है, कितना वजन ढो सकता है, ठीक है। ईंधन के प्रकार पे, पेट्रोल है कि डीजल है कि गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्माता और मॉडल के आधार पे, अब अगर मान लीजिए हीरो का ही गाड़ी लेंगे, टू व्हीलर लेंगे, स्प्लेंडर है, तो यानी निर्माता हीरो हो गया और ये स्प्लेंडर ये हो गया, ठीक है। पहिए के आधार पर दो तीन पहिया बता दिया गया। परिचालन के आधार पे आप कैसा माल ढुलाई कर रहे हैं कि पैसेंजर की ढुलाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है संचारण के आधार पे, किस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन एक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी पहिए तक पहुंच रही हो, ट्रांसमिशन के आधार पर के, तो ये इतने तरीके होते हैं, अब इसको डिटेलिंग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग के आधार पे मोटरसाइकिल, ठीक है, प्रयोग के आधार पे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, टेम्पो, जीप, ट्रक, थ्री और बिल्डोजर, ठीक है। नेक्स्ट है क्षमता के आधार पे, हल्का, लो, जैसे आप लोग डीएल बनवाने जाएंगे तो हैवी
हाँ, हैवी मोटर व्हीकल, लो मोटर व्हीकल, ये इस आधार पे आप ट्रक का बनवाने जाएंगे तो उसमें लिख देगा है HMV लिख देगा, ठीक है। ईंधन के आधार पे डीजल से जैसे बस ट्रक, पेट्रोल के आधार पे। अब यहाँ पे तीसरा आप डाल सकते हैं गैस के आधार पे, ठीक है। चौथा डाल सकते हैं सोलर के अनुसार, ठीक है। पांचवा डाल सकते हैं हाइड्रोजन के अनुसार, जो कि ये भविष्य वाला। नेक्स्ट है निर्माता, जैसे टाटा हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, जैसे रॉयल एनफील्ड का बुलेट, होंडा आदि, ये सब जितने हैं, ठीक है। पहियों के आधार 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया, 12 पहिया, 12 चक्का बोलते हैं ना। अच्छा मैं गायब हो गया था आगे, ठीक है। 12, ठीक है। परिचालन के आधार पे अग्र पहियों का चलित छोटी कार, ठीक है। पिछले पहियों द्वारा चलित बस और ट्रक, सभी पहियों पे। यानी कि आप जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल जब चलाते हैं तो पहिया कौन सा घुमाते हैं आप? पीछे वाला घुमाते हैं। तो पीछे वाला, तो यानी कि ये जो क्या है ना, अगर यहाँ पे इस तरीके से बात की है, हाँ, फ्रंट और रियर, मतलब फ्रंट और रियर, पीछे, ये पीछे वाला, ठीक है। लिखा है ना, अग्र और पीछे। तो जिस हिसाब से पहिए पे एनर्जी दे रहे हैं उसी अनुसार से, अगर दोनों पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे RB की जितनी गाड़ियां होती हैं दोनों पहिए पे एनर्जी दे देते हैं। संचारण के आधार पे फुल्ली ऑटोमेटिक कार, ठीक है, BMW और ये सब आती है, ठीक है। अर्ध, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी आप देख रहे हैं, आप जो 4 व्हीलर आती हैं, ठीक है, अब उसमें गियर चेंज करने का ऑप्शन भी खत्म कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया है। यानी कि एफर्ट जो है आप केवल स्टीयरिंग पे रखें, हाँ, और केवल थ्रॉटल पे रखें, जो एक्सीलरेटर होता है, बस उतना, बाकी ऑटोमेटिक गियर चेंज हो रहा है, ठीक है। चैसिस का लेआउट, चैसिस होता क्या है? चैसिस होता क्या है? देखिए, अब जैसे मान लीजिए डेड बॉडी जो होती है, अगर उसको जलाया जाता है तो लास्ट में, अगर मान लीजिए देखा जाए तो हड्डी बचती है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी ऑटोमोबाइल है, कोई भी गाड़ी है, अगर वो जल जाती है तो लास्ट में चेसिस ही बनता है, चेसिस ही उसकी न्यू होती है। तो चेसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, इंजन तथा रेडिएटर होता है। इंजन, IC इंजन, ठीक है, IC इंजन। रेडिएटर जो उसको कूलिंग करने का काम करेगा। नेक्स्ट है संचारण तंत्र, यानी कि एनर्जी का कैसे कैसे संचारण किया जा रहा, क्लच के, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, पिछला एक्सल, ठीक है, अगला एक्सल, ठीक है। नेक्स्ट, निलंबन सस्पेंशन कैसा है, यानी कि अगर उस पर जर्क लग रहा है तो कैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस तरीके से। पहिया, ब्रेक, ईंधन बॉक्स, फ्रेम, ये सब चीजें होती हैं किसमें? चेसिस में। इन सभी पुर्जों को 2 प्रकार से लगा सकते हैं, एक कन्वेंशनल टाइप का, एक यूनिटरी टाइप का। कन्वेंशनल टाइप का अलग 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 करके उनको जोड़ दिया जाए, यूनिटरी मतलब एक ही यूनिट मान लिया जाए, ठीक है। देखिए डायग्राम दिया है, किसका है? वाहन चेसिस का डायग्राम दिया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हम ये क्या बोलते, ये देखिए, ये तो पहिया है, ये भी पहिया, 4 पहिया है। ये थोड़ा हैवी ड्यूटी का गाड़ी है, क्योंकि इससे पिछले वाले पे 2 पहिए, यानी कि इस पे जो पावर सप्लाई दी जा रही है ना, पावर सप्लाई दी जा रही है, वो इस पे दी जा रही है। किस पे दी जा रही है? इस पे दी जा रही है, ठीक है, इस पे दी जा रही है। तो नाम ले लेते हैं। पहिया ये तो समझिए गए। यहाँ पे ये इंजन है, ये क्या है? इंजन है। ये क्या है? इंजन है। इंजन के इर्द गिर्द क्या लगा रहेगा? रेडिएटर, ठीक है, ताकि इंजन बहुत ज्यादा हीट न हो पाए, इसलिए रेडिएटर लगा है ठंडा करने के लिए। अब इंजन से लगा रहेगा गियर बॉक्स। देखिए, ये क्या है? ये क्लच है, ये क्लच है, थोड़ा कलर कर देते हैं। ये क्या है? क्लच है, ठीक है, क्लच। फिर ये क्या है? गियर बॉक्स है। क्लच चेंज, इतना तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता है ध्यान रखिए, एक बार न चलाना जानते हैं
ठीक है, तो अपने दोस्त वगैरह से एक बार चलाना सीख लें या फिर जानकारी ले लें कैसे गाड़ी चलती है। ठीक है, तो ये इंजन से ये क्लच पास, क्लच बॉक्स से फिर कहाँ गया, ठीक है, फिर ये गियर बॉक्स में गया, फिर गियर का बॉक्स से, तो ये क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट है जो ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, यूनिवर्सल जॉइंट है या इसको हुक जॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर ये शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट है। ठीक है, ये घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। फिर यहाँ पे लगेगा यहाँ पे लगा रहेगा डिफरेंशियल। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है डिफरेंशियल, जो कि गाड़ी को मूवमेंट कराने में काम करेगा। ठीक है, इस यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पे ये डिफरेंशियल लगा रहेगा। ये रहा, ये सॉरी, ये देखो, ये जॉइंट यहाँ लगा रहेगा इस हिसाब से, तो जॉइंट यहाँ भी लगा रहेगा, यूनिवर्सल जॉइंट दो रहेगा। ठीक, ये है आपका डिफरेंशियल। ठीक, गाड़ी को घुमाने के लिए काम आता है। ठीक है, बस इतना ही पूरा चीज। नेक्स्ट है स्टीयरिंग सिस्टम, तो समझ ही गए। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसा चीज तो बचा नहीं। अच्छा, इंजन ये हमने याद था, ये दिखा दिया कोई। तो अगर एक सिंपल लेआउट बनाना रहेगा, सिंपल लेआउट बनाना रहेगा, तो आप ऐसे समझिए। ठीक, सिंपल लेआउट, देखिए ये है इंजन, दिख रहा? अच्छा, थोड़ा दूसरा कलर कर ले। ये क्या है, इंजन है। अब इंजन ये है क्या, किस तरीके से, ये आईसी इंजन है। ये क्या है, आईसी इंजन है, आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन क्या करता है, ये फ्यूल को ले करके, ठीक है, कंबस्शन करेगा। ये इतना थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया गया होगा। फिर यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी, किस फॉर्म में, रोटेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब इंजन से निकला, तो यहाँ पे कैसा सिस्टम था, क्लच सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद कैसा था, गियर सिस्टम था। ये क्या है, गियर। यहाँ से एक शाफ्ट निकला है, जिसको ये यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं, या इसको हुक जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक जॉइंट कहते हैं। यहाँ से ये शाफ्ट निकला, ये बड़ा सा शाफ्ट निकला। ठीक है, फिर यहाँ पे हुक जॉइंट है। ठीक है, ये किस पे गया, पहिए पे गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल है। ये क्या है, एक्सल है। ठीक है, ये क्या है, व्हील है। सिंपल डायग्राम। ठीक है, पावर का यहां से ऊर्जा कैसे पहिए तक जा रही है, ये सिंपल डायग्राम है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये सिंपल है, और आप एग्जामिनर जो है समझ जाएगा। ठीक है, जब पुर्जों को, आप देखो हमने बताया तो नहीं था कि कन्वेंशन टाइप का है और यूनिटरी टाइप का है। ठीक है, जब पुर्जों को परंपरागत तरीके से लगाते हैं तब एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है, जबकि यूनिटरी फ्रेम में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, परंपरागत तरीके का प्रयोग प्रायः भारी गाड़ियों के लिए किया जाता है, जबकि यूनिटरी छोटी गाड़ी के लिए किया जाता है। चेसिस का प्रयास 3 प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, परंपरागत, ठीक है, और नेक्स्ट है अर्ध अग्र नियंत्रण, यानी कि आगे के पहिया का नियंत्रण अगर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण अग्र नियंत्रण चेसिस, तो 3 प्रकार के होते हैं। परंपरागत जो होता है निर्माण तरीका, इस प्रकार के चेसिस फ्रेम का निर्माण मुख्य बिंदु होता है, यानी पहले फ्रेम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो फ्रेम निम्न प्रकार से जो होते हैं। फ्रेम का काम क्या होता है, इंजन को रखना, संचालन यूनिट रखना, गाड़ी, ठीक है, आदि के सहायता देना, पिंड, मतलब ये पिंड का मतलब सस्पेंशन, ये सब सहायता देना। ठीक है, गाड़ी में आप देखो अधिक विचलन की दशा में स्थिर बनाए रखना किसका, फ्रेम का काम है। तो फ्रेम का कितने काम हो गए, ये 4 काम हो गए। ठीक है, मतलब 1 2 3 सहायता देना, और नेक्स्ट जो है ये भी। गाड़ी पर निम्न प्रकार के बल लगते हैं, कैसे कैसे, पहले तो गाड़ी का खुद का वेट और यात्री या फिर इसका भार जो उसमें लादा गया है। ठीक है,
गाड़ी के ऊपर तथा नीचे कुछ दाब ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं जो कि अनुदैर्ध्य ऐंठन उत्पन्न करते हैं। यानी ये गाड़ी है, ठीक है, ठीक। अब इसमें पैसेंजर बैठे हैं, इसका इसका वेट कितना हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। इन दोनों का कितना हो जाएगा, W1 W2 W3, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड ऐसे लगा रहेगा। और नेक्स्ट क्या है, ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो ये जो शाफ्ट होगा उसमें रोटेशन ऐठन आएगी, कहीं ब्रेक हो जाएगा तो ऐठन आएगी। और क्या है, कुल मिला जुला कर यहाँ पे लोड ऐसे लगेगा, ठीक है, और प्लस ऐसे भी लगेगा ट्विस्टिंग। नेक्स्ट और कौन सा लोड है, वायु प्रतिरोध, ठीक है। वायु प्रतिरोध, अगर गाड़ी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में हवा बह रहा है तो गाड़ी आराम से क्या होता है कि कोई भी प्रतिरोध नहीं आता। लेकिन अगर आंधी तूफान आ रहा है और गाड़ी आप चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोड बढ़ जाएगा। सड़क में आने वाले अवरोधों, भाई यहाँ क्या है, ब्रेकर होते हैं, ठीक है, ये सब है। टकराने पर उत्पन्न होने वाला आकस्मिक, भाई ये तो इम्पैक्ट लोडिंग तो है ही, ठीक है, टकराने तो इम्पैक्ट लोडिंग है। तो इतने प्रकार के लोडिंग है। और है इंजन टार्क और ब्रेकिंग टार्क साइड में मेंबर ऊर्ध्वाधर दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं, ये तो है ही। मतलब इंजन का खुद का टार्क ठक 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 लग रहा है ना, तो ठक 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 लग रहा है तो वो भी एक तरीके से लोड है। चलिए यहाँ पे क्या है, परंपरागत फ्रेम दिया है, परंपरागत फ्रेम दिया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या होती है, ठीक। तो ये है अग्र प्रणाली, यानी कि आगे वाला पहिया की बात कर रहा है, ये पीछे वाली पहिए की बात कर रहा है, ठीक है। ये अपना चेसिस है, देखो चेसिस ऐसे सेम बना हुआ, ठीक है। व्हील यहाँ पे है, तो खैर ये बहुत ज़्यादा डायग्राम इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परंपरागत फ्रेम में संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है, मतलब कन्वेंशनल में कितने कितने बिंदु है ये ऑलरेडी बताया जा चुका, लेकिन ये भारी वाहनों में प्रयोग होता है। वाहन के अनुसार इसमें निर्माण का तरीका बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। इस तरह के फ्रेम में दो साइड में लंबे मेंबर्स लगे होते हैं, हाँ, जो 5-6 क्रॉस मेंबर लगे रहते हैं, यानी कि एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, तो ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा, ताकि ये इतना मजबूती से मेंटेन रहे, ठीक है। देखो रिबिट से जोड़ दिया जाता है। क्रॉस मेंबर फ्रेम की ताकत बढ़ा देते हैं, जब क्रॉस रहेगा तो जाहिर सी बात है फ्रेम की ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरह के फ्रेम फ्रंट के संकरे और पिछले के विस्तृत होते हैं, सही बात है। इस प्रकार के फ्रेम सामान्यतः सॉफ्ट स्टील, ठीक है, कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी, जो बॉडी होती है ब्रैकेट वाहन की बड़ी संभालने में काम करते हैं, ठीक है, जो बॉडी है उसको संभालने में काम करते हैं। स्प्रिंग ब्रैकेट वाहन को बड़ी माउंटिंग, मतलब जो जर्क आएगा उसको मेंटेन करते हैं। आगे से विस्तृत भाग को फ्रंट ओवरहैंग तथा पीछे से विस्तृत भाग को बैक ओवरहैंग कहते हैं, मतलब जो जर्क लगता है तो पीछे मेंटेन करने के लिए करते हैं। हाँ, निम्न सेक्शन को लंबे और क्रॉस मेंबर बनाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नीचे जो दिया है देखो इस तरीके से सेक्शन बनाया गया है। ये कैसा है, यू है, ये कैसा ओ है, आई है, हाँ, ये टोपी सेक्शन है, ठीक है, ये टेबुलर सेक्शन है। यानी कि पहले क्या होते थे कि जो भी चेसिस के मटेरियल होते थे भरे भरे होते थे, अब टेबुलर होने लगे, उनका शेप भी है, तो ये इस तरीके से हाँ सेक्शन बनाए जाते हैं। यूनिटरी फ्रेम क्या है, यूनिटरी में देखिए एक में पूरा हर चीज भर दिया है। आप ऐसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए यूनिटरी और परंपरागत को ऐसे समझिए जैसे आप घर बना रहे हैं, ठीक है। आप घर बना रहे हैं तो आप मिट्टी खोद रहे हैं, ठीक है, मिट्टी निकाल रहे हैं, वहाँ ईंट पे रख करके हर चीज छड़ वगैरह ये करके, ये कन्वेंशनल टाइप हो गया, समझ में। अब एक काम करिए, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, अब पहाड़ में अब काटिए, काट कर निकालिए, ठीक है। तो यानी कि अब कर क्या रहे हैं कि जो जरूरत नहीं वो मटेरियल हटा रहे हैं, यानी जगह बना रहे हैं। तो इसी तरीके से यूनिटरी सिस्टम, मटेरियल मतलब एक पार्ट दूसरे से इंटीग्रेटेड रहेगा, इंटीग्रेटेड मतलब आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आजकल ये चल रहा है। आजकल इस तरीके जैसे सभी मोटर कारों में प्रयोग हो रही है, इस तरह के फ्रेम में भारी साइड मेंबर और क्रॉस मेंबर हटा दिए जाते हैं,
ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ज्वाइंट नहीं रहता। कुछ जगहों पर उप फ्रेमों का उपयोग किया जाता है जो मुख्य फ्रेम को सपोर्ट करते हैं। अतः इस प्रकार के निर्माण सभी पुर्जों, क्रॉस मेंबर और फ्लोर बॉडी और बेल्ट से जोड़कर फिटिंग बना दी जाती है। ठीक है, चलन के आधार पर, चलन के आधार पर कैसे होता है, अग्र पहिया, हाँ, और रियर पहिया। ठीक है, फ्रंट फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव, और नेक्स्ट है दोनों। ठीक, तो जैसे क्या है कि यहाँ पे जो हमने बताया था, ये देखिए, ये जो डायग्राम बनाया था, ये कहाँ गया, ये जो डायग्राम बनाया था, ठीक, अब यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, अब मान लीजिए गाड़ी का मूवमेंट ऐसे देना आपको, ठीक है, गाड़ी का मूवमेंट ऐसे देना है, तो ये किस पे जा रहा है, ये फ्रंट है, मान लीजिए यहाँ पे ना, ये फ्रंट पे, ये फ्रंट है, ये रियर है, ठीक, तो ये कैसी गाड़ी हो गई, क्योंकि इस पे कोई मोमेंट नहीं दिया गया, इस पे कोई मोमेंट नहीं दिया, बस जोड़ दिया गया ताकि आगे वाला पहिया जाए तो पीछे वाला अपने आप आए। ठीक है, अगर यही चीज, अगर इसको हम मोड़ दें इधर, इधर मोड़ दें, इधर मोड़ दें, ठीक है, इधर मोड़ दें, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, रियर ड्राइव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रियर ड्राइव हो जाएगी, है ना। और ये कैसा हो जाएगा, ये फ्रंट ड्राइव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये फ्रंट ड्राइव हो जाएगा, है ना। अब दोनों को अगर आपने पावर दे दिया तो ये 4 व्हील ड्राइव हो गया। ठीक है, 4 व्हील ड्राइव हो गया। जनरली जो भी अपने घरों में इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, रियर होती है। ठीक है, रियर होती है। फ्रंट कौन सी होती है, फ्रंट जहां पे ऊबड़ खाबड़ जमीन पे चलना होता है वो फ्रंट हो, लेकिन फ्रंट वैसे कम ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है कि दोनों पे दिया जाता है। जितनी आर्मी की गाड़ी होती है उस पे पावर सप्लाई जो है, हाँ, मैकेनिकल पावर दोनों एक्सल पे दिया जाता है। ये कौन सा एक्सल है, ये अगर यहाँ से आप देखेंगे और गाड़ी ऐसे आ रही है, ये तो फ्रंट है, ये फ्रंट एक्सल है, ये रियर एक्सल है। ये कौन सा जो ये है ना, ये एक्सल, समझ में आया? ठीक है, हालांकि दिखा दिया गया, तो ये चीज है। ठीक है, तो अग्र पहिया देखो, इस प्रकार प्रणाली में लंबी प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अग्र पहिया। ठीक है, नेक्स्ट, इस प्रकार प्रणाली में डिफरेंशियल गियर असेंबली के साथ जुड़ा होता है। इस तरह की व्यवस्था में सर्वोत्कृष्ट स्थान उपलब्ध होता है। इस प्रणाली में आगे अधिक वजन होने से सड़क अच्छी पकड़ होती है, यानी कि पूरा का पूरा इंजन वही आगे के पहिए के पास ही रहेगा। ठीक है, चेसिस की ऊंचाई कम बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्लच गियर बॉक्स आदि एक यूनिट में पड़े रहते हैं। इस प्रणाली में इंजन गाड़ी को खींचने में सक्षम है। गाड़ी को खींचने यानी कि जब आगे वाले पहियों को पूरा पूरा पावर दिए हैं तो पीछे वाला पूरा चीज खिंचाएगा ना, मतलब उस खींच के ले जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आया किसका, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये चढ़ाई पर गाड़ी चलाते समय चालक पहियों का ऑटोमोबाइल पे भार अंशों में कमी आ जाती है। ठीक है, कभी कभी देखें, अगर आप जो है साइकिल चलाते हैं, ठीक है, और रेत में फंस गया, ठीक है, रेत में फंस गया अगला पहिया, पिछला पहिया कितना घुमाया लेकिन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। स्टीयरिंग प्रणाली का स्थान कम होता है, जाहिर सी बात है कम्पैक्ट होता है। इस प्रणाली में समतल सड़कों पर आगे का भार में वृद्धि हो जाती है तथा स्टीयरिंग प्रणाली थोड़ी भारी हो जाती है, यानी पीछे का वजन ज्यादा रहेगा। आप ऐसे ही समझिए, अगर मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, हाँ, आप स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, कहाँ चलाया, आप स्कूटी चला रहे हैं और पूरा का पूरा वजन आप ही के तरफ है, तो आप पूरा का पूरा किस पे चले जाएंगे, लोड जो है किस पे दे रहे हैं, आप अपने हैंडल पे यानी स्टीयरिंग सिस्टम पे दे रहे हैं। तो उसी तरीके से अब आता है रियर यानी पीछे वाले पे, जब इंजन आगे है और जबकि जबकि आगे इंजन हो तो बात अलग है, और जबकि जिसपे पावर ट्रांसमिट करे पीछे वाले पहिए पे। तो इसका लाभ इस प्रकार है, भार का वितरण बराबर तरीके से होता है। ठीक है, सही बात है। इंजन तथा रेडिएटर आगे होने से ठंडा भी लगा रहता है और उसमें इंजन पीछे लगा रहता है।
जब वाहन अपनी गति बढ़ाता है तब वाहन का भार पीछे की ओर खिसकता है तथा सड़क पे पकड़ अच्छी बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है कई पुर्जे इंजन गियर बॉक्स पिछला जुड़ा ये आपस में उपलब्धता आसान हो जाती है। सामान रखने का बड़ा स्थान भी मिल जाता है। ठीक है, समझ में। बेशक आगे इंजन लगा हुआ है लेकिन उसका पावर ट्रांसमिशन पीछे हो रहा है। इस प्रणाली में दोष क्या है? जब वाहन में ब्रेक लगते हैं तब वाहन का वजन अगले धुरे पर अधिक आ जाता है, अगले एक्सल पे आ जाता है। ठीक है, देखिए। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम दिया था, भूल गए बताना आपको। ये रहा, ये है ना, देखिए ये क्या है, यहीं पे इंजन है। ठीक है, यहीं पे इंजन है और इस क्या नाम है, इसी को दिया गया है फाइनल ड्राइव, और यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया गया है। ठीक है, समझ आए? फाइनल ड्राइव किस पे दिया गया? इस पे दिया गया। इंजन कहाँ है? यहाँ गया। यानी कि इंजन जहाँ है उसके अपोजिट साइड पे ही रख सकते हैं ड्राइव को, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये रियर, बशर्ते ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए कि गाड़ी किधर चल रही है। ठीक है, गाड़ी किधर चल रही है ये थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। इसमें लंबी प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत होती है, अतः विभेदी डिफरेंशियल गियर साथ जोड़ने में के लिए फ्लोर का जो मतलब स्पेस का क्षेत्रफल कम हो जाता है। पिछले पहियों द्वारा चालन जब इंजन पीछे हो, पिछले पहियों द्वारा चालन जब इंजन पीछे हो, यानी इंजन पीछे हो और चालन, इस प्रणाली में इंजन तथा विभेदी प्रणाली दोनों वाहन पीछे लगे होते हैं। ठीक है, इसके लाभ क्या है? इस प्रणाली में प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई कम हो जाती है क्योंकि इंजन और धुरा पास में लगा रहता है। सही बात है। यात्रियों के इंजन की थोड़ा सा इसका गर्मी और आवाज आज से बचाव मिलता है क्योंकि इंजन पीछे हो जाता है। ठीक, सुप्रवाह होने के कारण गाड़ी का अग्रभाग अच्छा प्रतीत होता है। सही बात। स्टीयरिंग प्रणाली भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसमें दोष क्या है? गाड़ी इंजन की कूलिंग ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। पीछे लगा तो कैसे कूलिंग हो पाएगी? हाँ, ईंधन टंकी गाड़ी आगे वाले भाग के पास होने के कारण टकराने से भाई क्या हो जाएगा, दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। अग्रभाग के अंश में कमी होने के कारण अति स्टीयरिंग स्थिरता में उत्पन्न बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये चीज इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, देखिए ये रियर इंजन हो गया और ये चला, समझ में आए? तो इस तरीके से ये चीज है। अब फोर व्हील ड्राइव यानी कि दोनों को पावर दिया गया है। ठीक है, फोर व्हील ड्राइव यानी दोनों को पावर दिया गया, चारों पहियों के पास शक्ति आ जाती है। देखो पावर दिया है। इसका प्रयोग जीप तथा फौजी वाहनों में किया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल अब लोग भी खरीद ले रहे हैं, थार वगैरह जो आ रही है ना वो सब ऐसी ही है। हाँ, ठीक है। इसके लाभ है चढ़ाई और बर्फीले मार्गों में सभी टायर एक समान पहिए घिसते हैं। इस प्रणाली में अधिक संतुलित और बल आघूर्ण यानी टार्क मेंटेन होता है। वाहन का वजन बढ़ जाता है, जब दोनों पे दोगे तो वाहन का वजन बढ़ेगा, वाहन की कीमत भी अधिक हो जाएगी, अधिक ईंधन भी खपत होगी। तो ठीक है, ये सब है। ठीक है, चार पहिए हाल, इसका प्रयोग ये तो बता ही दिया, रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है। इसके लाभ क्या है? चढ़ाई और ये बता ही दिया। ठीक, इसके दोष क्या है? वाहन का इंजन बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है भार बढ़ जाएगा तो इस कीमत भी बढ़ जाएगी। हाँ, अधिक ईंधन की खपत होगी, तो ये तो बता ही दिया गया। तो यहाँ तक जो है, अब कुछ गाड़ियों का उदाहरण देख लीजिए। फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव कौन सी है? टोयोटा की कौन सा है? कार्लोआ है, कार्निया है, ट्रैकर है, या प्रोना है। ठीक है, निशान की सनी है, मैक्सिमा है, 300 है, होंडा का एकॉर्ड है, लिगेंड है। ये सब गाड़ियों के नाम भैया, ये सब गाड़ियों के नाम। अब BMW का लीजिए 3 सीरीज, 7 सीरीज। ठीक है, ओपेल रेनाल्ड का लेगुना, और ये फ्रंट व्हील है। ठीक है, फोर व्हील ड्राइव जीप वार्गलर है, आरडी है, सभी आर्मी गाड़ी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक, अब देखो यहां तक क्या था कि जितने भी यहाँ तक जितने थे ये कैसे थे? ये सब ईंधन से चलने वाले, फॉसिल फ्यूल से चलने वाले हैं। अब इतना प्रदूषण बढ़ गया ना, इतना प्रदूषण बढ़ गया कि सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो सरकार यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कि पोल्यूशन एक्ट जो आया
उसमें ये देखा गया कि अगर हम गाड़ी की संख्या कम से कम रखें तो प्रदूषण हमारा कम से कम होगा। ठीक है, तो लोग हंसी खुशी रहेंगे। जाहिर सी बात है, पेड़ की संख्या कम होती जा रही है, तो उससे जो इमर्सन है, CO2 लेवल वो ज़्यादा हो जा रहा है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो जा रहा है। तो जितना अगर उतना अवशोषित हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि CO2 लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि उसको अवशोषित करने वाला कम से कम है। तो प्रदूषण है, प्रदूषण के कितने हानि है ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। ठीक है, एक हम बताएं तो यहाँ तक है हाइब्रिड, यहाँ तक फॉसिल फ्यूल के आधार पर चलता है। इसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या नाम है हाइब्रिड वाला। तो हम ये कह रहे थे इलेक्ट्रिक बाइक जो आ रही है, इसलिए क्योंकि पोल्यूशन को देखते हुए उसको किया जा रहा है। यानी कि बैटरी, यानी कहने मतलब ये बैटरी क्या है, एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको एक जगह रख दिया गया है। ठीक है, वो चार्ज कहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके पहले पावर जनरेशन एक जगह हो रहा था, फिर ट्रांसमिशन भी एक जगह हो रहा है, तो लेकिन स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पावर जनरेशन हम एक जगह कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रख दे रहे हैं, और जब चाहे जब जरूरत रहे तो उसमें से निकाल ले रहे हैं। एक तरीके बैटरी जो है ये पावर बैंक की तरह से पावर बैंक हो गया ना, एक तरीके से बैंक में पावर भरी हुई है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की शुरुआत, ठीक, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की शुरुआत लिखा है कि हाइब्रिड इंजन किसी दो प्रकार की शक्ति को जोड़कर बनाया गया। ठीक, जैसे कि डीजल और इलेक्ट्रिकल के साथ, पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल के साथ, हाँ, गैस का ईंधन सेल से चलने वाले हैं। मतलब ये आता हाइब्रिड इंजन वही होगा जिसके पास कम से कम दो प्रेरक शक्ति होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए एक ट्रक है जो डीजल से चलता है, एक जनरेटर को चलाता है, तथा जनरेटर से चलने वाली मोटर के द्वारा चलने वाली पहियों को हाइब्रिड नहीं कह सकते। परंतु यदि पहिए की मोटर किसी विद्युत ऊर्जा से चलाई जाती है तो उसे हाइब्रिड वाहन कहा जाएगा। यानी कि किसी टाइम पे दो सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप एक काम करें कि आप जैसा इसमें उदाहरण दिया है कि आप जनरेटर रख लीजिए, आप चलाइए, उसके बाद उसकी सप्लाई मोटर को दीजिए। ये ऐसा नहीं है, बशर्ते अब इसमें डीजल वाला बंद हो जाएगा, अगर जनरेटर बंद हो जाएगा तो आप मोटर चला ही नहीं पाओगे। तो ये कहने मतलब है कि ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन एक गैसोलीन इंजन तथा एक इलेक्ट्रिकल इंजन मोटर को जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये ये आईसी इंजन को दिया गया है और यहाँ से मैकेनिकल पावर मिल रहा है, मैकेनिकल पावर मिल रहा है जो कि पहियों को जा रहा है। बैटरी से क्या है, सीधे सीधे मोटर चल रहा है। ठीक है, और ये जो कि है इसको दिया जा रहा है, यानी कि अल्टरनेट पे आप चला सकते हैं। तो ऐसे हो गया, लिखा है ना यहाँ पे बैटरी और इंजन दोनों मिला करके दे दिया गया है, या गैसोलीन इंजन दोनों मिला करके दे दिया गया है। ठीक है, हाइब्रिड इंजन वह वाहन जो दो या दो से अधिक पावर सोर्स लेके चलते हैं उसको हाइब्रिड कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे अधिक उत्पादन 1912 में हुआ तथा 1924 के आसपास इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार खत्म हो गया, क्योंकि इनकी बैटरी की चार्जिंग समस्या बहुत बड़ी थी। देख रहे हैं 1912 से 1924, ठीक है, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले ही हुआ था। तथा इलेक्ट्रिक कार वह भाप चलित कारों पर, गैसोलीन चलित कारों पर कब्जा हो गया। इसलिए क्योंकि ये जो जितने भी फॉसिल फ्यूल थे वो इजिली अवेलेबल थे, लेकिन अब बैटरी को चार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना हर जगह मिलेगा नहीं, तो जहाँ डिस्चार्ज हो तो गाड़ी वहीं रुक जाती थी। 1970 के बाद गैसोलीन तथा तेल की समस्या संसार के सामने आने लगी, अतः इंजीनियर को गैसोलीन के साथ इलेक्ट्रिक भी जोड़ने की वो कदम उठाया, तो इसीलिए इसको क्या है हाइब्रिड। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया डायग्राम है। देखिए
1769 में भाप से इंजन, ठीक है, जेम्स वाट ने जिसको किया था। फिर 1806 में आईसी इंजन बना। फिर 1807 में पहले गैस वाला चला। आईसी इंजन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आईसी इंजन में ये डीजल का इस्तेमाल किया। फिर यहाँ गैस का इस्तेमाल किया। ये आईसी इंजन डीजल पेट्रोल। फिर उसके बाद पहला गैसोलीन से चला, गैस से चला, फिर गैसोलीन से चलने वाला 1893 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1912 में, जैसा कि हमने बताया 1912 से 20, 19, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन का उच्च उत्पादन हुआ लेकिन सक्सेस नहीं। 1924 से इलेक्ट्रिक वाहन समाप्त हो गया। फिर 1960 से इलेक्ट्रिक वाहन के साथ डिजाइन करना, तो इस तरीके 1970 में इलेक्ट्रिक वाहन का फिर से संचालन हो गया। फिर प्रथम जनरेशन इलेक्ट्रिक वाहन 1990 2025 तक हाइब्रिड वाहन का शुरुआत हो गया, ठीक है, दोनों। लेकिन अब क्या है, अब वो भी हाइब्रिड न होकर के टोटली इलेक्ट्रिक हो गया है। हाइब्रिड इंजन की शक्ति हाइब्रिड नैस से नापी जाती है, बहुत अच्छा है, हाँ, ठीक है, नैस से ये यूनिट है। हाइब्रिड नैस बराबर क्या हो जाएगा, सभी स्रोतों से उत्पादित शक्ति बटे कुल ट्रैक्शन मोटर प्लस इंजन शक्ति निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन निम्न प्रकार से पुर्जे लगे होते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज है इलेक्ट्रिक वाहन में, देखिए एक देश है लक्समबर्ग, ठीक है, लक्समबर्ग है, यूरोपियन कंट्री है। उसने अपने देश में क्या कर दिया है कि वाहन जो है फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया है। अब अपने घर से अगर आपके सामने अगर सरकारी गाड़ी जा रही है, ठीक है, रोडवेज जा रहा है, तो आप बैठ जाइए, रुक करके बैठ जाइए, आपका अधिकार दे दिया उसने कि आप बैठ के जहाँ चाहिए वहाँ चाहिए घूमिए, ठीक है, हाँ, आपको एक पैसा किराया नहीं लगेगा। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या आदमी अपना पर्सनल इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा, बहुत रेयर केस में करेगा। जब फ्री मिल रहा है, आजकल देख रहे हो, जब कोई चीज़ फ्री का मिलता है तो आदमी बिक जाता है, तो बात अलग है। नेक्स्ट है, अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन में निम्न प्रकार के पुर्जे लगे होते हैं। उच्च वोल्टेज बैटरी, तथा बैटरी तो लगा रहेगा, प्लस इसका चार्जर भी लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर बिल्कुल लगाया जाएगा। संचालन तंत्र यानी डिफरेंशियल के साथ लगाया जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम, एसी कंडीशन, हाई वोल्टेज लाइन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, कूलिंग सिस्टम, ये सब किसके साथ है? ईवी के साथ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ। पूर्तिया हाइब्रिड वाहन इस प्रकार के हैं। फोर्ड, ठीक है, टोयोटा, ये सब हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाले जो लॉन्च हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है ईंधन। अब देखिए हाइब्रिड इंजन और इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में खत्म होता है। अब जैसे कि कार्बोरेटर की बात कर रहा है। कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर हमेशा पेट्रोल इंजन में प्रयोग होगा। कहाँ होगा? पेट्रोल इंजन में प्रयोग होगा। पेट्रोल इंजन ये काम क्या करेगा? कार्बोरेटर एयर और फ्यूल का रेशियो मेंटेन करता है। एयर और फ्यूल का रेशियो मेंटेन करता है। तो फ्यूल कौन सा है यहाँ पे? पेट्रोल है, का रेशियो मेंटेन करता है, यानी उसको मिक्स करता है, ठीक है। तो लिखा है एक कार्बोरेटर बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन यानी कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है। यह एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन यानी इंटरनल कंबशन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन का मिश्रण करती है, ठीक। इसका आविष्कार किसने किया? कार्ल बेंज ने किया, 1885 के आसपास में किया। कार्बोरेटर ईंधन की कार्बन मात्रा को वाष्पशील और हाइड्रोकार्बन से क्रिया करने के बाद बढ़ाता है। यह ईंधन को हवा में मिश्रित करने का काम करता है, बिल्कुल। कार्बोरेटर को संचालन करने के लिए एक थ्रॉट हिस्सा बनाए, थ्रॉट मतलब छिड़कने वाला बनाया जाता है, जिसमें हवा बहती है और थ्रोटी वाले भाग में वेग और अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक होता है तथा इस भाग को दाब कम हो जाता है। यानी कि जहां वेग अधिक होगा वहां क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। ये तो सिद्धांत है बर्नौली के, ठीक है। ईंधन के इस भाग को दाब में होने वाली कमी के कारण कार्बोरेटर पाइप में आ जाता है। इस प्रकार पाइप से मदद से ईंधन इंजन तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। देखिए ये है ना, ये है थ्रॉटल। आप ऐसे करिए,
ये प्रवेश किसका है, हवा का है, ठीक है। ये चक वाल्व है, ये जब खोल देंगे तो हवा आएगी, ठीक है। जब हवा आएगी तो यहाँ क्या है, थ्रोट है ये। जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, देखो प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। जब वेलोसिटी अधिक हो जाएगी तो ये, जब वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ प्रेशर कम होगा तो ये खिंचा जाएगा, ठीक है। कौन सा, पेट्रोल, यहाँ से खिंचा जाएगा। जब खिंचा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से एयर आ रहा है, इससे मिक्सिंग हो जाएगी। अब मिक्स होकर के ये किसको भेज दिया गया, ये किसको भेज दिया गया है, ये इंजन सिलेंडर को भेज दिया गया है, ठीक है, इंजन सिलेंडर को भेजिए। तो ये इस तरीके से स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक इंजन में कार्बोरेटर निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं, कार्बोरेटर निम्न प्रकार, इंजन के अंदर हवा को संचालित करना, बिल्कुल जरूरी ईंधन की उपलब्धता को करना, बिल्कुल ठीक है, सही ईंधन की जरूरत के हिसाब से प्रवाह को बनाए रहे। यानी कि अगर बहुत चढ़ाई आ रही है तो हमको एयर और फ्यूल मिक्स करके ये ज्यादा हमें मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके कार्बोरेटर के निम्न मुख्य भाग होते हैं। पहला है फ्लोट चैम्बर, यानी कि जो ऐसे था ना वो फ्लोट चैम्बर था। दूसरा है वेंचुरी, जो सुराख बनी हुई थी जहां से आ रहा है। नेक्स्ट है नोजल, नोजल ऐसे होता है, ठीक। तो नोजल, नोजल में एक क्या करते हैं कि हमारा प्रेशर और वेलोसिटी चेंज होता है ये, ठीक है। अब ये कैसा क्या है, फ्लोट चैम्बर क्या है, जो मतलब एक तरीके से पाइप नुमा था, ठीक है, हाँ उसको कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, वेंचुरी, वेंचुरी बताइए, एक वायु मार्ग है जो बाधा के रूप में काम करती है, जो वायु और ईंधन के मिश्रण को, प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्या है, नोजल, नोजल वेंचुरी ईंधन को पहुंचाने का काम करता है, मतलब इंजन तक पहुंचाने का वही काम करता है, पिंच पिंच करने का, ठीक है, इस तरीके से। और थ्रॉटल वाल्व क्या करेगा, थ्रॉटल वाल्व का मतलब ये है कि जब आप एक्सीलरेटर लेते हो तो थ्रॉटलिंग करते हो जिस हिसाब से, तो उसी हिसाब से वो एयर फील्ड को जाने देता है, उसको थ्रॉटल वाल्व कहते हैं, ठीक है। ईंधन फ्यूल जेट क्या है, फ्यूल जेट जो हमने डायग्राम में बताया था यहाँ पे, जैसे मान लो ये चैम्बर था तो यहाँ से फ्यूल यहाँ से निकल रहा था, तो ये फ्यूल जेट है, यहाँ पे फ्यूल जेट हो गया। ईंधन जेट का काम पल्लव कक्ष में नोजल के माध्यम से वेंचुरी तक ईंधन प्रवाह करना था, वही तो होता है, वहां से एंट्री हो जाए, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये वाल्व की स्थिति है, आइडियल कंडीशन में है, ठीक है, 1/4 कंडीशन में है, फुल कंडीशन में है, ठीक है। ये मतलब ढका हुआ है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये जगह है, ठीक है, ये जगह इससे आउट होगा, इससे क्या होगा, आउट होगा, कौन सा, एयर फ्यूल, इससे क्या होगा, एयर फ्यूल, ये आइडियल कंडीशन में, लेकिन हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये 1/4, यानी कि अब देखो इतने इतने जगह में, इतने जगह में ये एयर फ्यूल निकलेगा। फुल कंडीशन में देखो कंप्लीट हो गया, लगभग इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत अवरोध बना रहेगा, ठीक है। चोक क्या होता है, चोक जैसे कहते हैं ना, खांसी आने वाली है तो कहते हैं गला चोक्ड हो गया, यानी कहीं कहीं नोजल में, जो नोजल में कहीं ना कहीं एयर और फ्यूल, एयर पास हो गई लेकिन फ्यूल वहीं को वहीं सेटमेंट कर दे, वहीं वहीं मतलब सट गई है, वहीं वहीं चिपक गई है, तो यानी चौक्ड हो गया। तो चौक एक तितली नुमा वाल्व होता है जो हवा के प्रवाह को रोकने, लिखा है, हवा के प्रवाह को रोकने का काम करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य वायु ईंधन के मिश्रण को ईंधन के अनुपात बढ़ाना होता है, ठीक है। यानी कि जब आप चोक के माध्यम से फ्यूल को रोक रहे हैं, ठीक है, या फिर चोक के माध्यम से फ्यूल को जाने भी दे रहे हैं, तो यानी कि कुल मिलाजुला के रेशियो को मेंटेन किया जा रहा है। कार्बोरेटर का वर्गीकरण, कितने प्रकार के कार्बोरेटर होते हैं, चलिए आप देखते हैं। अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर, डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर, हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर, ठीक है। तो इनमें से डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कार्बोरेटर है, ठीक है। अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर, इस प्रकार कार्बोरेटर में हवा कार्बोरेटर के निचले हिस्से से प्रवेश करती है, मतलब यहाँ से नीचे से प्रवेश करती है, ठीक है। अच्छा उस वाले में था उल्टा, तो यानी कि वही वही बताया ना, डाउन, यह ईंधन हवा के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाता है जिसे उपरोधी वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है
और स्रोत के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जाता है। ये सब बता दिए हैं। देखिए ऐसे उल्टा है ना, देखिए एयर फ्यूल मिक्सचर ये किधर जा रहा है, ये जा रहा किधर, इंजन की तरफ जा रहा। ये किधर, ये इंजन की तरफ है ना, ये इंजन की तरफ, ये नीचे से जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्या है अप था, अगर डाउन की बात करें डाउन है, जो मोस्टली यही यूज होता है। तो डाउन वाला इसके पहले का जो डायग्राम था, जो शुरुआत वाले कार्बोरेटर का डायग्राम वही है। ठीक है, तो आगे खैर आएगा, देखो ये है समझ में, ये वायु का प्रवेश, ठीक है, ये फ्यूल का प्रवेश, उसके बाद यहाँ से ये इंजन की तरफ, ये दिशा के है इंजन की तरफ। ठीक है, क्षैतिज कार्बोरेटर, अब देखो ऐसे सेम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। अब इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों मान सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण मॉड्यूल ECM, ये किसमें है, EV में है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहा है, जो करेक्ट है। ठीक है, ECU को सामान्यतः इंजन नियंत्रण मॉड्यूल कहा जाता है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई होती है जो किसी आंतरिक, सॉरी, जो हमने बताया कि ईवी में प्रयोग होता है, नहीं नहीं वो न कह करके, जैसे अभी तक जो फ्यूल का कंट्रोलिंग था ये सब था, ठीक है, वो क्या था, वो मैकेनिकली होता था। अब क्या है, एक ऐसा सिस्टम बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप याद करिए, आपके गाड़ी का जो पूरा डिस्क्रिप्शन बताता है, इतना स्पीड बताएगा, इतना ये बताएगा, उतना बताएगा। पहले मैकेनिकली होता था, यानी कांटा ऐसे घूमता था फ्यूल का, अब डिजिटली हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो उसी तरीके से ये क्या है, ECU एक तरीके से इंजन नियंत्रण मॉड्यूल कहा जाता है। इंजन नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एक कंपोनेंट डिजाइन किया जाता है जो संचालित होने वाले विभिन्न प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, यानी कि ईंधन प्रवेश करने की प्रणाली कैसी है, ECM के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि दिखाएगा कि जितना चाहिए उतना चाहिए। अब मान लिया आपने एस्लेटर लिया, एस्लेटर बहुत ज्यादा ले लिया, बेवजह का फ्यूल नुकसान हो गया, तो ये इससे ऐसा नहीं हो पाए। इसका कार्य वाहन के विभिन्न फीचरों जैसे एंटी लॉक ब्रेक, साइड मिरर आदि को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, जैसे अब ये वाइपर चलता है, हाँ, अब धुंध आ जाता है तो उसमें सेंसर लगे रहते हैं। अब आपको बटन दबाना है तब वो, लेकिन जब उसमें धुंधला दिखने लग गया, ऐसा सेंसर होगा तो अपने आप वो सफाई होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण मॉड्यूल इस प्रकार है, जैसे देखिए इंजन नियंत्रण मॉड्यूल ECM, संचालन नियंत्रण यानी ट्रांसमिशन को जो देखेगा, नेक्स्ट सस्पेंशन जो जर्क को कंट्रोल करेगा। तो ये बता ही दिया, संचालन मतलब पावर ट्रांसमिशन, इंजन से कहाँ कहाँ तक जा रहा है, जहां जहां जा रहा है उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। सस्पेंशन जर्क को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी नियंत्रण मॉड्यूल, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। नेक्स्ट है टेलीमेट्रिक्स नियंत्रण मॉड्यूल, यह इंटरनेट वगैरह ये सब आजकल नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ी में इंटरनेट लग जा रहा है, वाईफाई लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक तरीके से छोटा कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको इनबिल्ड कर दिया गया है गाड़ी में, और उसमें प्रोग्राम कर दिया गया है। उस प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है, इंजन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उस प्रोग्राम के माध्यम से वो होगा, उसके बाद कमांड किसको देगा, माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर उसके निर्देश के अनुसार, किसके, माइक्रो प्रोसेसर के निर्देश के अनुसार गाड़ी को कंट्रोल करेगा। तो ECM एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से काम करता है जिसकी क्षमता 8 बिट होती है, ठीक से लेकर के 32 बिट तक हो सकती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के प्रोसेस का यूनिट है एक तरीके से। उदाहरण के लिए ब्रेक नियंत्रण मॉड्यूल, अब मान लीजिए ब्रेक लगाना है तो ब्रेक कितने देर में लगना चाहिए, ये माइक्रो प्रोसेसर में फीड है। ठीक है, अब वो माइक्रो कंट्रोलर को देगा कि आप इसको मैकेनिकली इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, तो उस अनुसार ये करेगा। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ट्राइकोर 32 वोल्ट, AVR माइक्रो, ये सब किसके हैं, माइक्रो कंट्रोलर के टाइप है। ठीक है, तो वाहन के प्रयोग जैसा जैसा है, लो रेंज में 8, 10, 14 है, मीडियम में ये है। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ता रहा, देखो ये उनका
बिट बढ़ता रहा एक तरीके से, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की संख्या बढ़ती है, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड कैम। ओवरहेड कैम, कैम क्या है? देखो कैम क्या है कि फ्यूल सप्लाई जब चाहिए तब वो देगा, ठीक है। यानी कि आईसी इंजन के दो पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, ठीक है। तो इनलेट पोर्ट में जब फ्यूल सप्लाई जा रही है तो आउटलेट पोर्ट जो है बंद होना चाहिए। जब आउटलेट पोर्ट से जला हुआ ईंधन निकलना बाहर हो जाए तो इधर का बंद होना चाहिए। तो पोर्ट की संकल्पना जो भी है यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो लिखा है कैम एक यांत्रिक युक्ति है जो घूर्णन गति को सरल रेखीय गति में कन्वर्ट करती है। जब थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोग तो में कैम एंड फॉलोअर बताया गया, बस वही चीज है, ठीक है। गति को परिवर्तन वाल्व को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमने बताया पोर्ट और वाल्व को संचालित करने के लिए किया जाता है। कैम और वाल्व के बीच दूरी कम होती है जिससे वाल्व का संचालन तीव्र और सटीक हो जाता है, ठीक है। याद करिए ऐसे कैम रहता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉलोअर रहेगा। तो अब जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, दब जाएगा। जब ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो ये उठ जाएगा, तो ऑपरेशन होगा इसी तरीके से। अब सिंगल ओवरहेड कैम, ठीक है, सिंगल ओवरहेड कैम, इस प्रणाली में कैम शाफ्ट सीधे वाल्व के स्टेम के ऊपर स्थित होता है, ठीक है, जिसमें वाल्व की गति यथार्थता सीमा में बनी रहती है और कम से कम घर्षण और कम से कम चीज होता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट जो अभी हुआ है। हाँ, अब उसके टाइप क्या है, टैपेस्ट क्लियरेंस। इस प्रणाली में टैपेट अवकाश बहुत कम होता है जिससे समायोजन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब क्लियरेंस जो है बहुत कम होता है, ठीक है। और डबल क्या है, डबल वाले में इस प्रणाली में दो अलग अलग कैम शाफ्ट लगे होते हैं जिसमें वाल्व की गति अधिक और दृढ़ हो जाती है, ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो फॉलोअर है उस पर दो दो आ जाएंगे, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। जैसे ये है फॉलोअर है, ये फॉलोअर है, एक कैम इधर है और एक कैम इधर, ठीक है, ये कैम 1 है, कैम 2 है और ये कैम 1 है। तो यानी कि ये जब दबाएगा तो ये उठाएगा, तो इस तरीके से इसका मोमेंट हो गया। तो इसके लाभ क्या है, उच्च लिफ्ट और त्वरण हो जाएगा, कम घिसा होगा क्योंकि दो हो जाएंगे ना, ठीक है। साइड कैम प्रणाली, ठीक है, साइड कैम शाफ्ट प्रणाली शीर्षों पर कैम जैसी होती है, ठीक है, बशर्ते अब ये है क्या, अब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया, अब यहाँ पे आपने फॉलोअर ऐसे लगा दिया ऐसे, तो ये जब घूमेगा ये दबेगा तो ये उठेगा, तो इस तरीके से साइड वाली है, ठीक है। सटीकता और लाभ इससे जल्दी नहीं मिलता क्योंकि पावर का लॉस हो जाता है। आप यहाँ पे पावर यहाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ इसके फायदे हैं। फायदे का मतलब ये है कि सडनली कंट्रोल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, सिंगल वाला ये है, ठीक है, डबल वाला ये है, देखो समझ में, यहाँ एकल है और ये कौन सा है, यही उसका है, यही उदाहरण है, ठीक है, इसी का डिक्टेशन है। जुड़वा कैम 16 वाल्व तकनीकी का 4 सिलेंडर इंजन का प्रयोग, ठीक है, ट्विन कैम इंजन, ठीक है, दो इंजन, दो कैम शाफ्ट होते हैं, एक कैम शाफ्ट का प्रयोग, जो ये डायग्राम नहीं दिया है ये वाला, उसी की बात कर रहा है, ठीक। दो कैम शाफ्ट प्रयोग होते हैं, एक कैम शाफ्ट प्रवेश को नियंत्रित करता है जबकि दूसरा विकास मतलब आउटलेट की बात करता है, ठीक है। 16 वाल्व तकनीकी अंतर्गत एक इंजन में 4 सिलेंडर लगे होते हैं। अब एक सिलेंडर आईसी इंजन के लिए दो कम से कम कैम चाहिए, तो अगर 4 है तो 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन क्या है अगर वो डबल वाले हैं तो 16 हो जाएगा, ठीक है। लिखा है 16 वाल्व सिलेंडर की विशेषता है। 16 वाल्व सिलेंडर के इंजन को 8 है, उत्पत्ति 8 और 12 वाल्व वाले 4 सिलेंडर से हुई है, सही बात है। 16 वाल्व इंजन का प्रदर्शन बहुत बेहतर होता है, यह आसानी से हवा के अंदर लेता, हवा को अंदर आसानी से खींचता है और जली हुई गैस को अच्छे से बाहर निकाल देता। इससे फायदा क्या है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, इसका मेंटेनेंस अच्छा हो गया क्योंकि अब वाल्व का घिसाव भी कम हो गया ना, ठीक है। 16 इंजन का विकास और उपयोग क्या होगा, हाँ सिलेंड्रिकल, मतलब ऐसे होता है
एक इंजन यहाँ रहेगा, एक इंजन यहाँ रहेगा, इस तरीके से पीछे रहेंगे पूरे, 8 इधर 8 उधर 16। ठीक है, जब यह इंजन कार्य करता है तो इसकी हवा निकलने की क्षमता बढ़ जाती है, वही उसी की बात कर रहा है, इसके पहले हमने बताया। लाभ क्या, अधिक शक्ति मिल जाती है, उत्सर्जन में कमी हो जाती है, बेहतर ईंधन क्षमता हो जाएगी। जितने आप देखेंगे, आप जाएंगे तो डीजल लोकोमोटिव अगर देखेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये 4 सिलेंडर है और 2 2 कैम लगे हुए हैं, देखो 2 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ठीक, 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर ही, जैसे आप लोग सुने होंगे मारुति 800, तो मारुति 800 सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 200 का 4 सिलेंडर प्रयोग होता है, तो 2 चौके 800, यानी कि वो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा 800। ठीक है, तो इसीलिए बोल देते हैं मारुति 800। तो इस प्रकार के इंजन में जब वाल्व टाइमिंग सही ढंग से स्थिर कर दिया जाता है तो 16 वाल्व तकनीक की मदद से इंजन की कंबस्शन चैम्बर के भीतर उत्पन्न टर्बुलेंस से ईंधन को बेहतर तरीके से कंबस्शन किया जाता है। यानी कि बेहतर तरीके से कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब ये है कि रासायनिक क्रिया हो जाए, उसके बाद उससे ईंधन निकले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एसिटिलीन है, C2H2 है, अगर इसको आप ऑक्सीजन देते हैं तो ये क्या बनता है, जो भी बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस हीट निकलती है। ठीक है, तो ये हीट जो निकलती है फ्यूल के रूप में, ये फ्यूल के रूप में हीट निकलती है, यही तो हमें यूज करना है। तो ये जो क्या रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन कंबस्चन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कंबस्चन अच्छा होगा, कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। यानी टर्बुलेंस का मतलब कंटिन्यूअस होगा, फ्लो जो होगा कंटिन्यूअस होगा। टर्बुलेंस होने के कारण कुछ ईंधन यूज नहीं हो पाते और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वाल्व समय और टर्बुलेंस का क्या प्रभाव होता है। टर्बुलेंस का महत्व मतलब ईंधन और हवा के मिश्रण के अंदर तेज घुमाव होने वाली गति है, जो दहन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। जब वाल्व सही समय पर खुलते और बंद होते हैं तो यह टर्बुलेंस होता है। ठीक है, जिससे ईंधन हवा का मिश्रण पूरी तरह से दहन कक्ष में जलता है। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे होता नहीं है कि जब छुट्टी होती है तो दरवाजा मेन गेट के पास सब लोग गैदरिंग हो जाते हैं, जब खुलता है तो अचानक भगदड़ होती, उसी की बात कर रहे हैं। शक्ति में वृद्धि हो जाती है, ये तो बताया ही था। ठीक है, तो अधिक शक्ति उत्पन्न के कारण यह तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दहन में तेजी और अधिक पूर्णता से करती है और परिणाम स्वरूप इंजन की शक्ति और प्रदर्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है टोटल पहले चैप्टर का ये टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। और इसमें हमने देखा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कार्बोरेटर है। ठीक है, कार्बोरेटर हो गया और टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट ये जो हमने बताया 16 सिलेंडर, ये इसकी बात है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग इसमें तैयार कर लीजिए। और कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।